नमस्कारम्। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य शुकसप्तति नामक ग्रंथस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने दो ग्रंथों के विषय में पढ़ा। एक तो था सिंहासन द्वात्रिंशिका और दूसरा था वेताल पंचविंशतिका। आज हम शुकसप्तति नामक ग्रंथ के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। यह एक शुकसप्तति नामक यह ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय रचना है, जिसमें 70 कहानियाँ संकलित की गई हैं। सप्तति अर्थात 70, सप्तति 70 कहते हैं संस्कृत में। शुकसप्तति एक लोकप्रिय रचना है जिसमें 70 कहानियाँ संकलित की गई हैं। इनका वक्ता एक तोता है। कौन सा है वक्ता? कौन है वक्ता? यानी कहने वाला कौन है? एक तोता। शुक मतलब तोता है। मदन सेन नामक व्यापारी अपनी पत्नी से दृढ़ अनुराग रखता है, परंतु उसे कार्यवश परदेश जाना पड़ता है। जाते समय वह पत्नी की देखभाल के लिए तोते को छोड़कर जाता है। जब नववधू अपने सती धर्म को छोड़ने को उद्यत होती है, तब तोता प्रत्येक रात्रि को एक कहानी सुनाता है। कहानी से मनोरंजन तो होता ही है, वियोग की पीड़ा भी दूर होती है और वह स्त्री पथभ्रष्ट होने से भी बच जाती है। यहाँ पर ये इसका जो है छोटा सा कथानक मैंने आपको समझा दिया है। ये अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें कितनी कहानियाँ हैं? इसमें 70 कहानियाँ हैं। इसका वक्ता जो है कौन है? वक्ता इसका है जो है एक शुक है, एक तोता है जो इस कहानी को कहने वाला है। मदन सेन की पत्नी जो है वो श्रोता है। मदन सेन कौन है? मदन सेन एक व्यापारी है जो अपनी पत्नी से दृढ़ अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, किंतु उसे किसी कार्यवश परदेश जाना पड़ता है। जाते समय वह पत्नी के पास देखभाल के लिए एक तोते को छोड़कर जाता है। जब नववधू अपने सती धर्म को त्यागने के लिए उद्यत होती है, तब तोता प्रत्येक रात्रि को एक कहानी सुनाता है और कहानी से मनोरंजन होता है। साथ ही वियोग की पीड़ा भी शांत होती है, दूर होती है और वह स्त्री पथभ्रष्ट होने से बच जाती है। इसका मतलब अंत में क्या होता है? 70वीं कहानी पूरी होते ही उसका पति विदेश से पुनः लौटकर आ जाता है। देखिए 70वीं कहानी जब पूरी होती है, उस कहानी के पूरे होते ही उसका पति विदेश से लौट आता है। इन कहानियों में जो है दुष्चरित्र स्त्रियों की चतुरता का वर्णन किया गया है। ये सभी कहानियाँ उपदेशप्रद, रोचक तथा सरल हैं। उपदेशप्रद तो है ही है, रोचक भी है तथा सरल भी है। इनकी रचना गद्य में हुई है, किंतु कहीं कहीं पद्य भी उपलब्ध होते हैं। इस ग्रंथ के 2 पाठ भेद मिलते हैं। एक पाठ चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित है और दूसरा किसी जैन मतावलंबी लेखक के द्वारा रचित है। देखिए 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला चिंतामणि भट्ट रचित है, चिंतामणि भट्ट, और दूसरा संस्करण जो है किसी जैन मतावलंबी जैन मत वाले अनुयायी के द्वारा, लेखक के द्वारा भी प्राप्त होता है। ये 2 इसके अन्य पाठ भेद मिलते हैं। अन्य कथा ग्रंथों के अंतर्गत थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अन्य कथा ग्रंथ कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा के कथा ग्रंथ कई प्रकार के हैं। बौद्धों, जैनों तथा ब्राह्मण धर्म वाले लेखकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित कथाएं गद्य पद्य में लिखी। इनमें कुछ का उद्देश्य तो शुद्ध मनोरंजन था, किंतु कुछ अधिकांश लेखकों ने धार्मिक एवं नैतिक उपदेश देने के लिए ही कथाएं लिखी। बौद्ध लोक कथाओं का प्राचीनतम ग्रंथ अवदान शतक है। बौद्ध लोक कथाओं का प्राचीनतम ग्रंथ अवदान शतक है, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद
3री शताब्दी ईस्वी में हो चुका था। अतः यह इसके पूर्व की ही रचना है। इसकी कहानियाँ उपदेशों से भरी हुई हैं। दूसरा प्रमुख कथा ग्रंथ जैनों का क्या, बौद्धों का कौन सा है? दिव्यावदान। दिव्यावदान है उनका दूसरा ग्रंथ, जिसमें साहित्यिक सौंदर्य तो नहीं है किंतु कथाएं रोचक हैं। अशोक के पुत्र कुणाल की करुण कथा इसमें प्राप्त होती है, जिसकी आँखें उसकी विमाता ने निकलवा ली थी। विमाता मतलब होता है जब सौतेली माता होती है ना, उसको बोलते हैं विमाता। नहीं तो आप कहेंगे विमाता शब्द कहाँ से आया। तो अशोक के ये जो है दिव्यावदान, ये ग्रंथ जो है दिव्यावदान, ये इसमें साहित्यिक सौंदर्य तो नहीं है किंतु कथाएं रोचक हैं। अशोक के पुत्र कुणाल, अशोक राजा हुए हैं हमारे, तो अशोक के पुत्र कुणाल की करुण कथा इसमें वर्णित है। उसकी कुणाल की आंखें उसकी विमाता निकलवा लेती है, जिसका इसमें बहुत विस्तार से और रोचक ढंग से वर्णन प्राप्त होता है। इसका रचना काल 2री शताब्दी ईस्वी है दिव्यावदान का। इसकी रचना 2य शताब्दी ईस्वी है। आर्यशूर कृत जातक माला भी बौद्ध कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आर्यशूर कृत ग्रंथ है जातक माला, यह भी बौद्ध कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें बोधिसत्व की 34 कथाएं संकलित हैं। इसमें महायान धर्म के अनुसार बोधिसत्व के दिव्य कर्मों का वर्णन किया गया है। ये कौन सा संप्रदाय है? यहाँ पर बौद्धों के 2 संप्रदाय होते हैं, आपको मालूम है, हीनयान और महायान। इसमें महायान धर्म के अनुसार बोधिसत्व के दिव्य कर्मों का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य भी आचार परख शिक्षा देना था। जातक माला पंचतंत्र के समान गद्य पद्यात्मक रचना है, किंतु इसकी शैली कुछ अलंकृत है। लंबे समास भी इसमें पाए जाते हैं। इसका समय 3री-4थी शताब्दी ईस्वी है। जैनों ने भी अनेक कथाएं लिखी। इनकी अधिकांश कथाएं प्राकृत में हैं, किंतु संस्कृत में भी उनके कुछ कथा ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पहला है सिद्धार्थ का, 900 ईस्वी में जो हुए हैं सिद्धार्थ जी जैन कवि, उनकी उपमिति भव प्रपंच कथा में प्रतीकात्मक रूप से आत्मा का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरा ग्रंथ है जैन मतावलंबियों का मेरुतुंग। कवि मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। प्रबंध चिंतामणि 1305 ईस्वी में इनका समय गिना जाता है। 1305 ईस्वी किनका? मेरुतुंग, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की 1305 ईस्वी में। अच्छा, इसमें 5 प्रकाश हैं, जिनमें कई प्राचीन राजाओं, विद्वानों और कवियों का वृत्तांत लिखा गया है। इसमें 5 प्रकाश हैं, अध्यायों को प्रकाश कहा है, जिनमें कई प्राचीन राजाओं, विद्वानों और कवियों का वृत्तांत लिखा गया है। एक अन्य जैन कवि और हुए हैं राजशेखर, जिनका समय 1350 ईस्वी हैं, जिन्होंने प्रबंध कोश लिखा, जिसमें 24 प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी है। कौन सा ग्रंथ लिखा? राजशेखर ने जैन कवि राजशेखर ने यहाँ पर, जिनका समय जो है, एक अन्य जैन कवि राजशेखर, जिनका समय 1350 ईस्वी है, इन्होंने प्रबंध कोश लिखा, जिसमें 24 प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी वर्णित है। विद्यापति, जिनका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी है, विद्यापति जिनका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी है, इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। पुरुष परीक्षा की रचना की। लोगों को लोक नीति का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी।
लोगों को लोक नीति का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी, पुरुष परीक्षा की। इसमें 44 कथाएं हैं। इसमें कितनी कथाएं हैं? 44 कथाएं प्राप्त होती हैं जो मानवीय गुणों का प्रतिपादन करती हैं। 16वीं शताब्दी में भल्लाल सेन ने भोज प्रबंध नामक ग्रंथ लिखा था। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 16वीं शताब्दी में भल्लाल सेन ने भोज प्रबंध नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें राजा भोज और कालिदास के विषय में प्रचलित कथाओं का गद्य पद्यात्मक संग्रह है। कौन से? राजा भोज और कालिदास के विषय में प्रचलित दंत कथाओं का गद्य पद्यात्मक संग्रह है। इस प्रकार सभी मतावलंबियों ने अपने अपनी कथाएं अपने अपने मनोरंजन और नीति शिक्षा को प्रदान करने के लिए लिखी है। गद्य पद्यात्मक होती है ये रचनाएं। इस प्रकार सभी मतावलंबियों की अपनी अपनी कथाएं हैं, जिनसे मनोरंजन भी होता है और नीति शिक्षा की प्राप्ति भी होती है। ये कथाएं आज भी नवयुवकों को जीवन यापन की दिशा देने में पूर्ण समर्थ है। इसीलिए हमारे जीवन में नीति कथाओं का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगले वीडियो में हम अगले विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर नीति कथाओं एवं लोक कथाओं का जो अपना विषय है वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए विराम देते हैं यहीं। नमस्कार, धन्यवाद।